हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार जियो टेलीकॉम उसने अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी है। मतलब जो आईपीओ लाने के लिए पहला स्टेप है वो अपने पूरा कर दिया है। इनकी जो एजीएम थी, एजीएम वाले दिन ही इन्होंने अपनी डीआरएचपी फाइल की है। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, और उसके अलावा क्या ये अभी बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है, क्योंकि एनएससी का आईपीओ भी करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का है और इसका इश्यू साइज भी करीब करीब उसी के आसपास होने वाला है। तो क्या ये बिगेस्ट आईपीओ होगा या एनएससी का आईपीओ होगा, वो भी हम जान लेंगे। उसके अलावा इसका इश्यू साइज कितना होगा, इसकी वैल्यूएशंस क्या हो सकती है, और ये सारी चीजें तो जानेंगे ही। सबसे बड़ा जो मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने का कुछ फायदा है या नहीं है। मतलब कोई कोई लोग क्या है कि भाई पहले से अगर मान लो शेयर होल्डर कोटा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेकर रख ले, बट फायदा ही नहीं हो तो लेने से क्या फायदा। भाई रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जो है लेने से फायदा क्या, तो वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। और अभी टेलीग्राम जो है कुछ टाइम के लिए इंडिया के अंदर अभी बैन है, लगभग 22 जून तक कह रहे हैं कि भाई बैन है, उसके बाद बैन हटाया जाएगा। तो तब तक क्या है कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। व्हाट्सएप चैनल पर आप सर्च कीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पर जाकर स्टेटस जो होता है वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए नॉलेज जैस। तो करीबन 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हो सकता है कि अभी थोड़े आप ज्वाइन करो तो ज़्यादा और बढ़ जाएंगे। और उसके अंदर मेरे जो वीडियोज़ अपने चैनल के होते हैं वो पोस्टेड है। उसके अलावा छोटी मोटी जो पोस्ट होती है आईपीओ से रिलेटेड वो सारी पोस्टेड होगी वहाँ पे। और कोई फालतू लिंक नहीं होगी, ना ही कोई पैसा मांगा जाएगा। कोई अगर पैसा मांगने वाला ग्रुप होगा तो उसको आप ज्वाइन मत कीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल यह है कि भाई क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है। अब किसका शेयर लेना है, तो शेयर लेना है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसकी पेरेंटल कंपनी है, ठीक है। जियो फाइनेंशियल का नहीं लेना है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई जियो फाइनेंशियल एक और इसकी कंपनी लिस्टेड है, उसका शेयर नहीं लेना है क्योंकि वो उसकी पेरेंटल कंपनी नहीं है। पेरेंटल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका आपको शेयर लेना है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो पाओगे। बट देखिए, अभी टाइम है। अभी तो इन्होंने डीआरएचपी फाइल की है, अभी अप्रूवल आएगा उसके बाद भी आप ले सकते हो। अप्रूवल आएगा तभी अपनी आरएचपी फाइल करेंगे। आरएचपी फाइल होने वाली जो डेट होगी वो लास्ट डेट होगी, तो तब तक आपके लिए चिंता मुक्त है। मुझे लगता है ये इस साल के 2026 के एंड तक आ सकता है। तो अभी मुझे लगता है काफ़ी टाइम है शेयर लेने के लिए, ठीक है। उसके बारे में आप सोच सकते हैं, अभी वीडियो देखेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल्स क्लियर होगी। तो अभी चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर एम्प्लॉय कोटा भी हो सकता है। जो इसके एम्प्लॉयज़ है, जो इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है कोटा रखा जाएगा। अब कितने कितने परसेंट का कोटा होता है वो बाद में सारी चीज़ें क्लियर होगी। जब इसके आरएचपी प्राइस बैंड आएंगे तब सारी डिटेल सामने आएगी। अभी ये है कि शेयर होल्डर कोटा, एम्प्लॉय कोटा होना लगभग लग रहा है कि ये दोनों होंगे। अब एक ब्रीफ डिटेल्स भी ले लेते हैं, जैसा हमने कल भी ली थी। तो इसकी डीआरएचपी 19 जून कल की तारीख में फाइल हुई थी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आएगा ये आईपीओ। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू होने वाला है, कोई भी ओएफएस नहीं होगा। क्योंकि जो पहले ओएफएस लेकर आ रहे थे, जो मेटा मतलब जो फेसबुक वाले हैं, गूगल वाले, उनको बाहर निकालना था। मतलब बाहर निकालना मतलब था कि भाई वो ओएफएस के जरिए कुछ शेयर सेल करेंगे तो थोड़ी इनकी हिस्सेदारी कम होगी, तो वो करना था। बट वो क्या है कि करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब पूरा फ्रेश इश्यू लेके आए हैं। इसके अंदर ही करीब करीब 27 करोड़ शेयर जो हैं नए जारी करेंगे, नए शेयर्स आएंगे। जो हम जैसे इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो इसके शेयर होल्डर्स बनेंगे। एनएससी बीएससी दोनों के अंदर लिस्ट होगा। प्राइस बैंड अनाउंस होना बाकी है, बाकी सारी चीज़ें अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। अब दूसरा आपका सवाल होगा कि इसका एस्टिमेटेड एक अंदाजन इश्यू साइज क्या हो सकता है। जैसा हमने कल बात की थी, कल की तारीख में मार्केट में जो न्यूज़ चल रही थी कि भाई इसका इश्यू साइज करीबन 27 से 30,000 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। तो 27 से 30,000 करोड़ रुपए के बीच में होगा तो एनएससी का आईपीओ ही बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसका 30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। बट अभी मार्केट में ऐसी न्यूज़ चल रही है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डीआरएचपी आ जाने दीजिए, तो कल की तारीख में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब डीआरएचपी आई है तो उससे एक अनुमान लग रहा है, अनुमान है, अभी फिक्स नहीं है कि भाई इतना इश्यू साइज होगा। उससे एक मार्केट ने अनुमान लगाया है। जो इसका इश्यू साइज है वो 33,000 करोड़ से लेकर 38,000 करोड़ रुपए के बीच में, मतलब यूं मान के चले 30 से 40,000 करोड़ रुपए के बीच में इसका इश्यू साइज हो सकता है। इसका मतलब ये है जो एनएससी का आईपीओ 30,000 करोड़ रुपए का होगा, उससे ये साइज बड़ा ही होने वाला है लगभग, ठीक है। तो ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। अब अगर ये एनएससी से पहले आता है तो ये पहले हो जाएगा। एनएससी पहले आता है तो तब तक एनएससी के पास ये ताज रहेगा कि वो बिगेस्ट आईपीओ, और थोड़े दिन बाद ये आईपीओ आ जाएगा तो वो ताज जो है जियो के पास जा सकता है। अभी एस्टीमेट आया है, मतलब फिक्स चीज नहीं आई है। और काफी पहले ये भी कह रही थी 40 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच में भी हो सकता है। तो ऐसा होने वाला था अगर ओएफएस वगैरह आता तो। बट क्या ये अभी वैल्यूएशंस वगैरह
जो चीज़ें हैं भाई, जो साइज़ है उस हिसाब से क्या है कि छोटा साइज़ लेकर आ रहे हैं। अब जो तीसरी चीज़ है एक्सपेक्टेड वैल्यूएशंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 12 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच में इसकी वैल्यूएशंस हो सकती है। मतलब ऑलरेडी ये मेगा कैप कंपनी है। लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप तो नॉर्मली होती है, उससे भी बड़ी कंपनियाँ, तो ये मेगा कैप होगी ऑलरेडी। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसकी आप कह के चले, मान के चले कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मान सकते हैं। वैल्यूएशन 12 से 15 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस बैंड के हिसाब से जो अपर साइड लोअर साइड दोनों ही लेकर चलना पड़ता है। अब ये जो फ्रेश इश्यू के जरिए 27 करोड़ शेयर से नए जारी करेंगे, इसमें जो अपनी इक्विटी ये डाइल्यूट कर सकते हैं 2.5 से 3% के बीच में, इतनी ही होगी, क्योंकि बड़ा साइज है। नॉर्मली अगर आप आईपीओ में देखेंगे तो कितना होता है, 25% सेल करते हैं, कोई 15%, कोई 20%, 15%। इसका 2.5 से 3% मैक्सिमम, उसमें भी इतना बड़ा साइज हो जाएगा, लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का इश्यू साइज हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा और डाइल्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाख करोड़ का इश्यू साइज हो जाएगा, और इतना मार्केट डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा इंडिया का, क्योंकि इतना पैसा भी तो लगाना पड़ेगा। फिर दोस्तों एक सवाल है कि भाई शेयर होल्डर कोटा तो होगा, उसके अंदर कितना मैक्सिमम साइज, तो नॉर्मली साइज होता है 2 लाख रुपए तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, जो रिटेल कैटेगरी होती है। मतलब उससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर पाते, मतलब मैक्सिमम 13-14 लॉट जो होते हैं 2 लाख से नीचे नीचे, उतना मैक्सिमम आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर पाते हो। शेयर होल्डर कैटेगरी का फायदा ये है कि आप 2 बार अप्लाई कर पाते हो, एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी, दूसरा रिटेल या एचएनआई कैटेगरी, जो आपको पसंद हो उसके अंदर आप 2 बार अप्लाई कर पाते हो। तो ये बेनिफिट होता है शेयर होल्डर कैटेगरी का। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि भाई जियो फाइनेंशियल वो सेम चीज़ है, वो अलग है? तो जियो फाइनेंशियल का शेयर अलग है, वो डीमर्ज हुआ था रिलायंस से। जैसे ये हाथ है, उससे ये जियो फाइनेंशियल है, उसको डीमर्ज कर दिया था, अलग कर दिया था, ठीक है। जियो टेलीकॉम या जियो प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, तो वो क्या है कि रिलायंस के अंडर में ही रहेगा। मतलब ये जियो फाइनेंशियल अलग हो चुकी है, वो रिलायंस के अंडर में ही रहेगा, बट वो अलग से लिस्ट हो रहा है अभी। समझ में आ गई? तो इसकी जो पेरेंटल कंपनी वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसके अंदर अभी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी ये मान सकते हैं कि भाई जियो टेलीकॉम, और दूसरी रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ हमें जल्दी देखने को मिलेगा, बट पहले ये जियो टेलीकॉम लिस्ट हो जाए, उसके बाद उसकी तैयारी होगी। जियो फाइनेंशियल अलग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी पेरेंटल कंपनी, उसके अंडर में है जियो टेलीकॉम या जियो प्लेटफॉर्म्स, जो भी आप कहें। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई आपके। अब सबसे मेन सवाल यह आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फायदा है या नहीं है। देखिए अभी आईपीओ आने में तो टाइम है, बट काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये फायदे का सौदा है या नहीं है। तो सारी चीज़ें जान लेते हैं एक एक करके, इससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये फायदे का सौदा है या नहीं है। देखिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो डेटाज है उसके अनुसार। तो देखिए अगर आप इस आईपीओ के अंदर सोचते हैं कि भाई बम्पर प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, तो ये सोचना थोड़ा सा मतलब गलत भी हो सकता है, क्योंकि उसका बड़ा कारण है कि जो इसका मतलब इश्यू साइज कहें या वैल्यूएशंस कहें, जो इसका मार्केट कैप बनेगा वो करीब करीब बनेगा, मैंने आपको जैसे बताया 12 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच में। अगर लोअर साइड और लेके चलेंगे तो 10 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच में इसका मार्केट कैप बनेगा। तो ये ऑलरेडी मतलब आप कहें मेगा कैप कंपनी है। नॉर्मली लार्ज कैप कहें तो भाई 1.5-2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब जो वैल्यूएशन या मार्केट कैप वो ठीक है, पर ये ऑलरेडी 10 लाख से करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशंस होगी। तो हम मान के चले कि भाई इसकी वैल्यूएशंस मान लो 12 लाख करोड़ होगी, मतलब इसका मार्केट कैप जो प्राइस बैंड ये देंगे उस पर 12 लाख करोड़ रुपए एक मान के चलते हैं, ठीक है। तो भी अगर मान लो उसको 10% चढ़ना हुआ तो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 1,20,000 करोड़ रुपए का पहले दिन। अगर 10% गेन करना है, 5% गेन करना तो 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, और अगर 20% गेन करना है तो 2,40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो इतना इन्वेस्टमेंट आना एक दिन में या काफ़ी दिन में भी पॉसिबल नहीं है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मान के चलिए, मैक्सिमम अगर लिस्टिंग गेंस मान के चलें तो 5 से लेकर 20%, 20% तो बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, 5 से 20%, हाईएस्ट 20% तक हमें बेनिफिट मिल सकता है। फिर मान लो कि भी एकदम से पैसों की बाहर आ जाए, वो एक अलग चीज़ है, बाकी होना थोड़ा मुश्किल है। इतना पैसा एकदम से इन्वेस्टमेंट होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, इस शेयर के अंदर क्या होगा कि भाई ये जो शेयर है कि भाई नुकसान देगा, ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं देगा। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये शेयर, ऐसे जो बड़े शेयर्स क्या होते हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। जैसे हाथी कैसे चलता है, धीरे 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 धीरे, कछुआ कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलते रहते हैं, और ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते। जैसे कोई बड़ी गिरावट आती है तब ये शेयर ज़्यादा हिलते नहीं है। तब क्या है कि लोगों को अब क्या है कि माइंडसेट के हिसाब से कि भाई अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आपका पैसा आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे 5 साल 10 साल,
तब क्या है कि ये स्लोली आपको ग्रोथ दिखाएगा हल्की हल्की। अगर आप 5 साल बाद शेयर को देखेंगे तो ये आज यहाँ पर है तो कल थोड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने आज अगर पैसा लगाया है तो कल ये मतलब 1 साल बाद यहाँ पर देखने को मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है जियो टेलीकॉम के शेयर के अंदर। तो ये हाथी जैसे ही चलेगा, स्लो चलेगा, जिसको रिस्क फ्री होके चलना है तो उनके लिए ये शेयर हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी कि भाई इसके अंदर लिस्टिंग होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। भाई जरूर है कि नुकसान नहीं देगा, लिस्ट होगा तो नुकसान तो नहीं देगा भाई, कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। बट जो मैंने आपको बताई चीज़ कि भाई आप सोचते हैं कि जो नॉर्मली आईपीओ कितने होते हैं, 5,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 10,000 करोड़ रुपए का, 20,000, क्योंकि इससे भी छोटे आते हैं 1,000 करोड़, 500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के भी अभी आप देख सकते हैं आईपीओ आ रहे हैं। तो एक मान लो 1,000 करोड़ रुपए का उसका मार्केट कैप है कोई कंपनी का, तो इसका 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का, तो आप वैल्यू फ़र्क समझ सकते हैं। तो क्योंकि वो छोटी कंपनी है वो ग्रोथ इंस्टेंट दिखा सकती है, बड़ी कंपनियां ग्रोथ नहीं दिखा सकती, ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। मैं थोड़ा डिटेल में इसीलिए समझा रहा था क्योंकि काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं, उनको एकदम से चीज़ें माइंड में नहीं घुसेगी, तो इसीलिए मैंने बेसिक से आपको समझा दिया है। तो ये चीज़ क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट के साइड में आप स्लाइड करेंगे तो हाइप बटन होता है, हाइप भी ज़रूर करें ताकि क्या कि हमारा वीडियो और ऊपर जाए, हाइप कर मतलब हाइप पकड़े, तो ये चीज़ ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।